सर्जरी लेट्स डिस्कस द टेस्टिकुलर डिसऑर्डर्स। सो पहले हम टेस्टिस की एनाटॉमी देखते हैं। तो इसमें वास्ट डिफरेंस रहता है, जैसे कि डायग्राम में दिख रहा है, उसके साइड में फिर एपिडिडर्मिस, देन रेडी टेस्टिस है, देन सेमिनिफेरस टिब्यूल्स है, उसके ऊपर है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, देन विसरल एंड पैराइटल लेयर्स हैं ट्यूनिका वेजाइनलिस के। देन ट्यूनिका वेजाइनलिस का क्या इंपॉर्टेंस है, यहाँ पे अगर एक्सेस एक्यूमुलेशन हो जाता है फ्लूइड का तो उसकी वजह से हाइड्रोसील हो जाता है। देन एनाटॉमी में एक और चीज़ है, इसकी ब्लड सप्लाई है टेस्टिस की। सो राइट एंड लेफ़्ट साइड में ये जो ड्रेन करते हैं वेन्स वो अलग अलग होती हैं। तो यहाँ पे मेनली दो तरह के लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होता है। एक होता है इंटरकोस्टो कैवल लिम्फ नोड्स एंड दूसरे लेफ़्ट साइड में जो होता है वो पैरा एओर्टिक लिम्फ नोड्स रहता है। तो इन दोनों लिम्फ नोड्स पे टेस्टिस जो है वो ड्रेन करते हैं। एंड जो राइट वाला टेस्टिस है वो डायरेक्टली ड्रेन करता है उसमें एओर्टा में, एंड जो लेफ़्ट वाला टेस्टिस है वो ड्रेन करता है रीनल वेन में। सो इसका भी एक इम्पॉर्टेंस है, देखते हैं। टेस्टिकुलर आर्टरी जो है ना वो ब्रांच होती है एब्डोमिनल एओर्टा की। देन राइट टेस्टिकुलर वेन ड्रेन करती है इन्फीरियर वीना कावा में, सॉरी एओर्टा नहीं था वो, इन्फीरियर वीना कावा था। देन लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन जो है वो ड्रेन करती है लेफ्ट रीनल वेन में। देन वैरिकोसील जो है ना ज़्यादा कॉमन होता है लेफ़्ट साइड में, क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो है वो ब्रांचेस को क्रॉस करके वो ड्रेन कर रहा है। सो पैम्पेनिक फॉर्म प्लेक्सस ऑफ वेन्स में जो वैरिकोसिटी आ जाती है उसको वैरिकोसील बोलते हैं। देन लिम्फ ड्रेनेज जो होता है वो प्री एओर्टोकेवल लिम्फ नोड्स में होता है। तो फर्स्ट ड्रेनेज जो होता है टेस्टिकुलर वेजल्स के लिए वो वही होता है, एंड फर्स्ट लेवल ऑफ ड्रेनेज वीना कावा और एओर्टा के बीच में होता है। तो राइट टेस्टिस का जो ड्रेनेज है वो इंटर एओर्टो केवल लिम्फ नोड्स में होता है, एंड जो लेफ्ट टेस्टिस का ड्रेनेज है वो पैरा एओर्टिक लिम्फ नोड्स में होता है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि टेस्टिकुलर ट्यूमर और लिम्फ नोड डिसेक्शन में काम आता है, इसको बाद में देखेंगे। देन एम्ब्रियोजेनेसिस को देखते हैं टेस्टिस के, ये इंपॉर्टेंट होता है अनडिसेंडेड टेस्टिस के लिए। सो जो डेवलपमेंट होता है टेस्टिस का वो जेनाइटल रिज से होता है, रेट्रोपेरिटोनियम में जो जेनाइटल रिज होती है उससे। एंड 3 months ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ में टेस्टिस अपनी जर्नी को स्टार्ट करता है स्क्रोटम तक की जर्नी को। इसमें जो फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं वो क्या होते हैं, फर्स्ट तो गिबर्निकुलम जो है वो पुल करता है टेस्टिस को। सेकंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, वो ये है कि डिफरेंशियल ग्रोथ होती है एब्डोमिनल वॉल की, तो उसकी वजह से मेनली टेस्टिस डिसेंड होता है। देन थर्ड हार्मोनल फैक्टर्स भी इसको इन्फ्लुएंस करते हैं, पर उतना ज़्यादा नहीं जितना कि सेकेंड फैक्टर है। देन 6 months ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ में टेस्टिस इलियाक फोसा तक आ जाता है। फिर 7th month ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ में वो आ जाता है इंग्वाइनल कैनाल तक। देन 8th month ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ में टेस्टिस आ जाता है सुपरफिशियल रिंग तक, मतलब एक्सटर्नल रिंग तक। और फिर 9th month ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ में टेस्टिस डिसेंड हो जाता है फाइनली स्क्रोटम में। देन लेफ्ट साइड का जो डिसेंट है टेस्टिस का वो अर्लियर होता है एज़ कम्पेयर टू द राइट, एंड अनडिसेंडेड टेस्टिस इसीलिए राइट में ज़्यादा कॉमन होता है क्योंकि राइट बाद में डिसेंड कर रहा है। देन अनडिसेंडेड टेस्टिस किसको बोलते हैं, जब टेस्टिस अरेस्ट हो जाता है उसके पाथ ऑफ डिसेंट में, एंड इसकी मोस्ट कॉमन साइट होती है इंग्वाइनल कैनाल। तो ये याद रखने वाली बात है कि इंग्वाइनल कैनाल अनडिसेंडेड टेस्टिस की मोस्ट कॉमन साइट होती है, जबकि इंग्वाइनल पाउच जो होता है वो एक्टोपिक टेस्टिस के लिए मोस्ट कॉमन साइट होती है। देन अगर बाइलैटरल अनडिसेंडेड टेस्टिस है तो उसको बोलते हैं क्रिप्टो ऑर्कैटिज्म। स्पॉन्टेनियस डिसेंट जो है ना वो टेस्टिस का ऑकर हो सकता है 4 to 5 months तक ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ, 4 to 5 months आफ्टर बर्थ हो सकता है स्पॉन्टेनियस डिसेंट। देन रिस्क इंक्रीज हो जाती है प्री मैच्योर चिल्ड्रन में, प्री मैच्योर चिल्ड्रन में इसकी ज़्यादा रिस्क हो जाती है। एंड एब्डोमिनल टेम्परेचर क्योंकि
2 डिग्री हाई रहता है एब्डोमेन में, इसीलिए डिसेंट जो है ना टेस्टिस का वो स्क्रॉटम में इम्पॉर्टेंट होता है, जिससे कि स्पर्म सर्वाइव कर सके। एंड अनडिसेंडेड टेस्टिस में क्या चेंजेस आते हैं, एक तो वॉल्यूम कम हो जाता है, दूसरा रिस्क ऑफ ITGCN बढ़ जाता है। ITGCN मतलब क्या, इंट्रा ट्यूबुलर जर्म सेल नियोप्लाज्म्स का रिस्क बढ़ जाता है, और इसमें मेनली सेमिनोमा का रिस्क बढ़ता है। देन थर्ड क्या होता है रिस्क, मतलब चेंजेस क्या आते हैं, सर्टोली सेल्स ज़्यादा अफेक्टेड होता है, तो सर्टोली चेंजेस सेल्स क्योंकि अफेक्टेड रहता है, इसलिए स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो अफेक्टेड हो जाता है। देन फोर्थ, लीडिक सेल्स जो है वो कम अफेक्टेड रहते हैं, इसलिए सेकेंडरी सेक्सुअल फीचर्स नॉर्मल होते हैं। देन और क्या चेंजेस आते हैं, जितना हायर रहेगा ना टेस्टिस उतना उसका हिस्टोलॉजिकल चेंजेस ज़्यादा होंगे उतने। देन फीचर्स एंड इन्वेस्टिगेशंस देखते हैं, तो फीचर्स क्या आएंगे, मदर तो एक चाइल्ड को लेकर आएगी, अपने चाइल्ड को लेकर आएगी और कंप्लेन करेगी कि टेस्टिस जो है वो एब्सेंट है, नहीं है। तो अगर टेस्टिस इंग्वाइनल रीजन में होगा तो उसको पाल्पेट किया जा सकता है इंग्वाइनल रीजन में, या फिर इंग्वाइनल कैनाल में अगर होगा तो। एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस के लिए क्या होता है, डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी किया जाता है, तो ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। देन मैनेजमेंट क्या होता है अनडिसेंडेड टेस्टिस का, तो एक तो हम 5 मंथ्स के लिए वेट करते हैं क्योंकि उस टाइम पे स्पॉन्टेनियस डिसेंट ऑकर हो सकता है। देन अगर फिर भी डिसेंट नहीं होता है तो फिर हम फर्दर मैनेजमेंट पे जाते हैं। तो जो मैनेजमेंट वो शुरू होता है वो 6 to 12 मंथ्स ऑफ एज में बेस्ट होता है, तो उस टाइम पे बहुत अच्छा रिजल्ट हमको मिल सकता है। देन अगर यूनिलेटरल नॉन पाल्पेबल टेस्टिस है तो उसमें अलग मैनेजमेंट होगा, एंड बायलैटरल नॉन पाल्पेबल है तो उसमें अलग मैनेजमेंट होगा। यूनिलेटरल नॉन पाल्पेबल टेस्टिस में लैप्रोस्कोपी किया जाता है, एंड लैप्रोस्कोपी में भी अलग अलग वो है कंडीशंस हैं कि अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग हम फर्दर प्रोसीड करेंगे उसको। तो अगर ब्लाइंड एंडिंग वेजल्स बस हमको दिख रहे हैं तो वो इंडिकेट करता है वैनिशिंग टेस्टिस को, एंड मोनोर्किया उसको हो चुका है, यानी कि सिर्फ एक टेस्टिस प्रेजेंट है, तो हमको रेमिनेंट को फिर एक्ससाइज करना होता है और फिर मदर को सिर्फ ये बोलना होता है कि सिर्फ एक ही टेस्टिस रहेगा। एंड एक और कंडीशन हो सकती है कि हमको टेस्टिस नहीं दिख रहा है एंड वेजल्स एग्जिट कर रही है इंटरनल रिंग को, यानी कि डीप रिंग को, तो उस कंडीशन में हम इंग्वाइनल एक्सप्लोरेशन करते हैं, एंड इंग्वाइनल एक्सप्लोरेशन के बाद हम ऑर्किडोपैक्सी करते हैं, यानी कि उसको स्क्रॉटम तक लाते हैं अगर टेस्टिस मिलता है तो। देन एक और कंडीशन क्या हो सकती है कि इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस प्रेजेंट है, तो उस कंडीशन में भी हमको ऑर्किडोपैक्सी करना है, यानी कि टेस्टिस को स्क्रॉटम तक लाना है। देन अगर बायलैटरल नॉन पाल्पेबल टेस्टिस है, तो दोनों ही टेस्टिस पाल्पेट नहीं हो रहा है, तो HCG का हम सिंगल डोज देते हैं, एंड HCG के सिंगल डोज से अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो एनॉर्किया है, मतलब कि टेस्टिस एब्सेंट है। एंड अगर HCG के सिंगल डोज देने के बाद टेस्टोस्टेरॉन इंक्रीज़ हो जाता है और FSH LH ये सब भी इंक्रीज़ हो जाता है, तो लेप्रोस्कोपी और एक्सप्लोरेशन करते हैं हम। लेप्रोस्कोपी एंड एक्सप्लोरेशन पे हमको अगर इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस मिलता है तो उसको हम फिर ऑर्किटेक्टोमी करते हैं, क्योंकि वो हेल्दी टेस्टिस अगर नहीं होता है तो फिर ऑर्किटेक्टोमी करते हैं, और अगर वो हेल्दी टेस्टिस होता है तो फिर हम ऑर्किडोपैक्सी करते हैं, मतलब स्क्रॉटम में ले आते हैं, और अगर हेल्दी नहीं रहेगा तो फिर हम उसको रिमूव ही कर देते हैं। देन ऑर्किडोपैक्सी के क्या मेथड्स होते हैं, ये 9 मंथ्स में किया जाता है, ये बेस्ट होता है 9 मंथ्स में करना। एंड इसके मेथड क्या है, फर्स्ट तो स्टीफन फॉलर टेक्निक है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसके 2 स्टेजेस होते हैं। एक तो फर्स्ट स्टेज क्या होता है कि हाई लाइगेशन किया जाता है टेस्टिकुलर वेजल्स का, तो टेस्टिकुलर वेजल्स का हाई लाइगेशन हम कर सकते हैं क्योंकि टेस्टिस की डुअल सप्लाई होती है, एक होती है क्रीमेस्ट्रिक वेजल्स से भी, और इसीलिए वो फिर सप्लाई से डिप्राइव नहीं होगा, उसको मिलती रहेगी। एंड हाईलाइगेशन किया क्यों जाता है, ताकि टेस्टिकुलर वेजल्स का लेंथ बढ़ जाए, क्योंकि जो लेंथ होता है ना टेस्टिकुलर वेजल्स का वो एक लिमिटिंग फैक्टर की तरह एक्ट करता है, क्योंकि स्क्रॉटम तक हम ला नहीं सकते उसको।
उस कंडीशन में। देन फर्स्ट स्टेज में और क्या किया जाता है, पोजीशन करते हैं हम टेस्टिस को इन्ग्वाइनल कैनाल में, इन्ग्वाइनल कैनाल में हम उसको वहाँ पोजीशन कर देते हैं। देन सेकेंड स्टेज में क्या करते हैं कि टेस्टिस को स्क्रॉटम तक लाते हैं। तो ये इसके 2 स्टेजेस हैं। उसके बाद और दूसरे मेथड्स क्या है, कीटले टॉरेट प्रोसीजर है और एक सेलबार है, सेलबार प्रोसीजर, ये बेस्ट माना जाता है। इसमें क्या किया जाता है, टेस्टिकुलर वेजल्स को कट कर दिया जाता है और फिर टेस्टिस को स्क्रॉटम तक ले आते हैं। एंड फिर क्या करते हैं, माइक्रोवेस्कुलर एनास्टोमोसिस कर देते हैं। एंड एनास्टोमोसिस किसके बीच में करते हैं, टेस्टिकुलर वेजल्स को इंटरनल इलियाक वेजल्स के साथ कनेक्ट कर देते हैं। नाउ कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं अनडिसेंडेड टेस्टिस के, तो इसको हम निमोनिक से याद कर सकते हैं, टेस्टिस के ही निमोनिक से। टी से हो जाएगा टॉर्शन, ई से एपिडिडाइमो और काइटिस, एस से हो जाएगा स्टेरिलिटी, जो बायलैटरल अगर अनडिसेंडेड टेस्टिस है मतलब क्रिप्टोर्किडिज्म है तो उस कंडीशन में स्टेरिलिटी हो जाती है। देन टी से हो जाएगा ट्रॉमा, ट्रॉमा के लिए ज़्यादा प्रोन हो जाता है अनडिसेंडेड टेस्टिस। आई से हो जाएगा इनडायरेक्ट इनग्वाइनल हर्निया, तो ये मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है क्योंकि ये पुल डाउन कर देता है प्रोसेसस वेजाइनलिस को। तो प्रोसेसस वेजाइनलिस को पुल डाउन करता है और जब टेस्टिस डिसेंड होता है तब, लेकिन जब अनडिसेंडेड टेस्टिस रहता है तो प्रोसेसस वेजाइनलिस जो है वो पेटेंट रह जाता है। और इसलिए जब अनडिसेंडेड टेस्टिस का हम ट्रीटमेंट करते हैं तो हर्निया का भी करते ही है, तो ऑर्किडोपेक्सी प्लस हर्नियोटोमी एक साथ किया जाता है। देन एस से इसका कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा सेमिनोमा, जो 6 to 9 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाता है, मतलब इसके चांसेस 6 to 9 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाते हैं। एंड कार्सिनोमा के रिस्क को हमको आफ्टरवर्ड्स भी मॉनिटर करना होता है जब डिसेंट हो जाता है तब भी, क्योंकि इसके चांसेस जो है बहुत इंक्रीज़ हो गए हैं। सो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे टेस्टिकुलर डिसऑर्डर्स को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।